हेलो दोस्तों, देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि एफसीसी की जो संकलन क्षमता है वो कैसे निकालते हैं। अगर गाइस आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट 1M को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है कि एफसीसी की जो संकलन क्षमता, ठीक है। यानी पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एफसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ना। एफसीसी यानी फेस सेंट्रल यूनिट सेल, यानी हिंदी में बोलना चाहे तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका। फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। यानी ऐसी इकाई कोशिका, ठीक है, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु कोने पर तो होते ही हैं, कोनों पर तो होते ही हैं, साथ साथ में इसके प्रत्येक फेस पर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई त्रिभुज आकृति बना ले रहा हूँ, इस टाइप से मैंने कोई त्रिभुज आकृति बना ली, ठीक है। ये कोई त्रिभुज आकृति है। अगर मैं इसे सही से त्रिभुज आकृति को बना लूँ तो देखिए ये त्रिभुज आकृति मैंने बना ली। त्रिभुज आकृति में बात करूँ तो नहीं ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु इसके कोनों पर होंगे। मान लीजिए एक कोना आपका ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और एक आठवां। यानी किसी त्रिभुज आकृति के जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। ऐसी इकाई कोशिका जिसके जालक बिंदु आपके कोने पर तो होते ही हैं, साथ साथ में इसके प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। जैसे पहला फलक देखें तो आपका ये वाला, यानी एक फलक पे इस पर होगा, दूसरा फलक ये होगा, तीसरा फलक ये होगा, चौथा फलक देखिए ये स्टाइल ये वाला, ये बना रहा हूँ, पाँचवा फलक ये होगा, छठा फलक इसके पीछे वाला, तो ये, ठीक है। यानी इसके कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। यहाँ पर क्या निकालना है? फलक केंद्रित इकाई कोशिका यहाँ से निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए मैंने इसके एक फेस को ले लिया, ठीक है। इसके हमने कोई एक फेस को ले लिया। मान लीजिए मैं इस टाइप से एक फेस को ले रहा हूँ इसके। अगर मैंने इसके एक फेस को मैंने उठा लिया, मान लीजिए इसका मैंने बैक फेस ले लिया, ठीक है। अगर बैक फेस लिया तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ क्या है कि कोने हैं, यानी प्रत्येक जालक बिंदु है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इस कोने की, ठीक है, इस कोने की बात करूँ तो इसको मैं मान ले रहा हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर को यहाँ पे मैं रेडियस भरूँगा। जैसे रेडियस भरी मैंने, रेडियस भरने के बाद मैंने एक यहाँ वृत्त खींच लिया इसके परत, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। चलिए इसलिए मैंने यहाँ से एक वृत्त खींच लिया। अब देखिए उसी प्रकार से मैंने एक बीच में सेंटर माना, क्योंकि इसके फेस पर भी होता है ना, जब जालक बिंदु पर आ गया उसके बाद इसके फेस पर भी होता है, ठीक है, इसके फेस पर भी होता है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए कि आपको ये मैं क्या माना था, सेंटर माना था, और इसके रेडियस भरी थी तो मैंने क्या बना दिया, यहाँ से एक वृत्त या एक गोला बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर गोला बना दिया। उसी प्रकार से मैंने एक सेंटर माना, सेंटर अब मैं मानूंगा तो रेडियस भरूंगा, इसी के परता मैंने क्या हुआ, एक वृत्त बना लिया। देखिए इस टाइप से मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त आपको एक गोला आपको इस प्रकार से बनाना है कि उसके एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें। उसी प्रकार से आपको देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, इसका कोना है, इसी को अगर रेडियस मानूंगा इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, इसके प्रत्येक वृत्त यहाँ पर बना लूँगा। बना लिया मैंने वृत्त, गोला वृत्त बोलता हूँ। चलिए अब क्या देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कहीं ना कहीं आपकी रेडियस बननी है आर, अगर ये सेंटर तो आर बनेगा, ये भी चीज़ क्या बनेगी, रेडियस होगी, यानी आर। ये भी अगर मैं सेंटर, ये वाला सेंटर माना तो मैंने चीज़ यहाँ तक आपकी रेडियस होगी, ठीक है। ये आपका सेंटर है तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, यानी आर 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 क्या हो जाएगी, चलो बताना। ये चीज़ टोटल हो जाएगी आपकी 4R हो जाएगी ना, ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, 4R हो जाएगी। अब देखिए आपको ना एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए ये अभी मैं नाम नहीं दिया फिलहाल में मैंने, अभी यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्रायंगल, ये चीज़ आपको दिख रहा है तो हमें इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया, कि A, B, ठीक है, A,B,C मैंने इसका नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं एक घन की बात कर रहा हूँ, घन की ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, यानी प्रत्येक साइड इसकी बराबर होती हैं,
ठीक है, प्रत्येक साइड बराबर होती हैं तो इसकी जो भी साइड होगी वो हर साइड आपकी इक्वल होगी। चलिए ये भी साइड इक्वल, ये भी, सबको मैंने आपको कितना मान लिया, ये मान लिया। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे अगर मैं बताएं तो देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, आपको देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब जो ABC में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊँ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री की क्लास नहीं देखी है तो आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जिसमें क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि आपको सूत्र कैसे बनते हैं वो चीज़ के। ठीक है, वो अगली वीडियो शायद उसी को होगी ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या किया कि मैंने एक त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज, ABC। ठीक है, त्रिभुज दिख रहा होगा ना आपको, ABC। अब त्रिभुज ABC है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ 90 डिग्री दिख रही होगी। ठीक है, 90 डिग्री है। चलिए ये चीज़ अगर 90 डिग्री है तो सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके कर्ण होती है। यहाँ पर देखें तो कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण सर यहाँ पर है AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहाँ पर देखना लंब सीधा खड़ा होता है यानी क्या, AB है। चलिए AB का स्क्वायर प्लस में देखें तो आधार क्या है, यहाँ पर आधार की बात करें तो BC यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, इसके हम थोड़े मान रख लेते हैं यहाँ से, देखिए इसके मान के रख लेते हैं। तो अगर मैं मान रखना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे AC की वैल्यू है कितनी, 4R का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू भी कितनी है, A का स्क्वायर, यानी AB आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, AB दिख रहा है ना आपको, देखिए AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AB की वैल्यू है A, इसका कर लिया यहाँ से प्लस BC देखिए तो क्या बन जाएगा ऐसे A। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बात करें यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा और R स्क्वायर होगा, 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2A स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाता है, निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2A स्क्वायर निकल के आ जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब वो अगर मैं R स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 किस में है बेटा, 16 यहाँ पर गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा यानी 2A स्क्वायर अपॉन आपका 16, 2 से भाग दे इसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो जाता है यहाँ से A स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी R स्क्वायर बराबर हमने निकाल दिया क्या, A स्क्वायर अपॉन 8 हो जाता है। ठीक है, चलिए A स्क्वायर अपॉन 8 हो गया, यानी अगर मैं यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन 8 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलिए देखिए यहाँ से क्या हटेगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यानी R बराबर रूट में क्या हो जाएगा, R बराबर रूट में हो जाएगा A अपॉन 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए R बराबर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो A स्क्वायर है ना, चलिए तो कितना, देखिए अगर मैं स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा A, अगर मैं इसको रूट से करूँगा तो कितना होगा 2√2 हो जाएगा। इसे आप √8 को ऐसे भी कर लीजिए, जैसे इसको रूट को 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 को मैं बाहर निकालूंगा 2 होगा, आपका रूट रहेगा अंदर, आपका R की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाती है आपको, A अपॉन 2√2 मिल जाती है। ठीक है, 2√2 यहाँ से मिल जाती है। R की वैल्यू बेटा ये यूज़ होने वाली है, जब हम इस सूत्र लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू ये यूज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, देखिए हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, Z इंटू गोले का आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100 हो जाता है। ठीक है,
यानी यहाँ पर क्या है कि गोले का जेड इंटू गोले का आयतन बटे घन का आयतन यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए सर यहाँ पर कहेंगे कि जेड क्या है, यहाँ पर जेड तो आपको पता है होगा, जो मैंने पीछे की प्रभावी परमाणु की संख्या निकालना बताया था, FCC, BCC और SCC की निकालना समझा था, वो आपकी जेड वहाँ से था। ठीक है, यानी जेड इसकी जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप देख लेना कि जेड बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर 4 आ रही थी निकल के, किसकी, FCC की। ठीक है, चलिए अब हम इसको फिल करना शुरू कर देते हैं। देखिए जेड बराबर 4 है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 रख देंगे। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बटे आपका घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। मैंने अगर ऊपर भी आपने देखा होगा कि मैंने साइड इसकी इक्वल ली थी, यानी ए साइड ली थी ना, तो सारी आपकी साइड ए हो जाएंगी। चलिए अब मैं आगे बात करें, देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ थोड़ा। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू रख लूँ, आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, आर की वैल्यू देखो ऊपर रखी हुई है, देखिए आर की वैल्यू आपकी ये कॉलम दिख रही होगी आपको, देखिए a/2√2 रख देंगे यहाँ पर, a/ आपका 2√2 का क्यूब बटे में देखिए क्या करेंगे, बटे में देखिए अब बटे में देखिए पहली चीज़ तो इसका 7 आएगा, 22/7 था ना, इसका 7 आ जाएगा, इंटू में क्या ये वाला 3 आ जाएगा, और इंटू आपका एक ही हो जाएगा, इंटू क्या 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए देखिए दोबारा समझ लीजिए, नहीं दिखा हुआ आपको, सॉरी, कि अब यहाँ पर जो 4 लिए हैं वो किसकी वैल्यू ली हमने, जेड की वैल्यू यहाँ पर ले दी। 4/3 आपका ये रहा 4 और यह इसका 3, 4/3 हो गया। अब सर 22 कहाँ से आया, 22 से हमने पाई की वैल्यू लगा दी, पाई की वैल्यू लगा दी मैंने कहा 22/7, देखिए ये आ गया आपका 22/7। अब ये सर कहेंगे ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, a/2√2, यानी a/2√2 कहाँ से आया था, आर की वैल्यू यहाँ से फिट की थी, आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, देखिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे देखें तो 4 चौक 16 हुआ। ठीक है, इंटू 22 इंटू a क्यूब। ठीक है, बटे में देखिए 7 इंटू 3 इंटू a क्यूब इंटू ये वाला हो जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा, इंटू में इंटू आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए निकल का आया था। ठीक है, 16 से मैं 16 कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और एक ही से एक ही कैंसिल कर दूंगा, कितना आ जाता है ऊपर देखना जरा, 22 इंटू 100 बटे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 बटे में कितना आया था, 7 इंटू 3, ऊपर कितना बचा था, 22 बचा था और 100 बचा था, तो 22 आ गया। 7 इंटू 3 बचा था और आप इंटू में ये बचा था, आपका इतना वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है। इससे आप सॉल्व करना सीखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको एक टाइम लगेगा, इसमें मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को और सॉल्व से कर लेते हैं। देखिए इसमें आपने जो इसे सॉल्व किया था कि 2√2, ठीक है, जो हमने इसे सॉल्व किया था 2√2 को अगर मैं इसका क्यू करेंगे, यानी यहाँ देख लेता है मैं कि 2√2 का अगर मैं क्यू करूँगा तो कितना बनेगा, 2 का क्यू यानी 8 बनेगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी ये 2 हो जाएगा, 2 यानी 16 हो जाएगा, 16√2 आएगा। सॉरी यहाँ पर आपका √2 भी आना चाहिए, √2 भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, √2 कहाँ से आया था, क्योंकि उसे सॉल्व किया था, जल्दी जल्दी में सॉल्व किया था, थोड़ा आपका 16 रह गया था, इसलिए आपका क्या यहाँ पर √2 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका √2 आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए पहली चीज़ तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 1.414 होती है। अब देखिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि 22 इंटू 100 अपॉन कितना, 7 इंटू 3 इंटू में √2। ठीक है, √2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 1.414 होती है। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 22 इंटू 100 अपॉन 21 इंटू 1.414 यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर जो आगे बढ़े तो बेटा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 2 3 0 लास्ट में बढ़ जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो आपका कितना आ जाएगा, 22 इंटू देखिए
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्योंकि देखिए 3 जीरो हमने क्यों बढ़ाए, क्योंकि लास्ट में 3 नंबर्स हैं, इसीलिए हमने 3 जीरो ऊपर बढ़ाए थे। ठीक है, तो फाइनली कितना जाता है यहाँ पर, फाइनली देखें तो आपका इतना निकल के और 21 × 4 इतना आ जाता है। ठीक है, जब आप इतने को आप पूरा एक सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से कि एफसीसी की क्या निकल के आएगी यहाँ से, एफसीसी की संकुलन क्षमता निकल के आ जाती है। ठीक है, संकुलन क्षमता क्या होती है, यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लेना कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा तो एफसीसी की संकुलन क्षमता यहाँ से निकल के आ जाती है। अगर मैं बात करूँ इसे सॉल्व करने की तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा इसे। चलिए आप थोड़ा सॉल्व करिए और खुद से ट्राई करिए। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे से आप इसे रिवाइज़ करके देख लेना, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए।